अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल डायरी का भूत शो की सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे कोई केस हल कराने नहीं आया। इसके जुमले पर हमारे मुंह बन गए। हमने इसे घूर कर देखा। आज से आफ्ताब से तो रहा ना गया। बोल उठा, माफ कीजिएगा जनाब, तो फिर क्या आप हमसे बाहर झंकवाने आए हैं? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं चने नहीं बेचता, वो बोला और हमारे मुंह और भी बन गए। अभी अभी तो इसने दफ्तर के दरवाजे पर नमूदार होकर ये जुमला कहा था, चौकी एंड को का दफ्तर यही है। जी हाँ, बिल्कुल यही है। अगर आपको इस बात में जरा बराबर भी शक है तो फिर आप इस दरवाजे पर लगा बोर्ड मुलाहिजा फरमा लें। इसके बाद भी किसी कदर शक रह जाए तो फिर आपको पूरी तरह हक हासिल है। आप इसे सिरे से शौकी एंड को का दफ्तर ही ना समझें। हम कोई एतराज नहीं करेंगे, आफ्ताब ने जल भून कर कहा। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इसने भी मुस्कुराकर पूछा। सबर, आफ्ताब बोला और हम मुस्कुरा उठे। वो अंदर आकर हमारे सामने वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया और फिर इसने वही जुमला कहा जो ऊपर आ चुका है। तब फिर आप क्या बेचते हैं? आफ्ताब भी कब हार मानने वाला था। इस बात को छोड़ें, मैं आपके पास एक अमानत रखवाना चाहता हूँ। हमने पहले तो मायूसाना अंदाज में इसकी तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ, आखिर में अरशद की तरफ, जैसे कह रहे हो ये तो कुछ भी ना हुआ। बल्कि वही बात हुई, खुदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन अभी हमने पहाड़ कब खोदा था, इसलिए ये बात भी गलत ही थी। ये क्या बात हुई जनाब? शायद आपको हमारे बारे में कुछ मालूमात नहीं। हम अमानतें रखने का काम नहीं करते, लोगों के उलझे मसाइल पर काम करते हैं और इसका बाकायदा मुआवजा लेते हैं। वो चीज़ भी मेरे लिए एक उलझा हुआ मसला है। रही बात मुआवजे की, तो मैं भी आपको मुआवजा दूंगा, इसने कहा। जी, क्या मतलब मुआवजा देंगे? भला हम अमानत रखने का मुआवजा लेंगे? मैं हैरान रह गया। हाँ, क्योंकि ये भी एक काम होगा। आप लोगों को इस अमानत की हिफाजत करना होगी और जब मैं आकर आपसे अमानत तलब करूंगा तो मुझे लौटाना होगी, इसने जवाब दिया। देखिए जनाब, अगर वो कोई बहुत ही कीमती चीज़ है और इसके उड़ा लिए जाने का अंदेशा है, तब तो आप बिल्कुल गलत जगह आए हैं, इशफाक ने ठहरे हुए लहजे में कहा। गलत जगह आया हूँ, ये आपने कैसे कह दिया? इस तरह के हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत तो कर नहीं सकते, दूसरों की चीज़ों की हिफाजत क्या करेंगे? लिहाजा आपको चाहिए अपनी चीज़ें मजबूत हाथों में दें। ऐसे तो बेशुमार लोग मिल जाएंगे, इसने परेशान होकर कहा। तो फिर ये तो और भी अच्छी बात है, इसमें परेशानी कैसी? इखलाक बोला। मुश्किल तो यही है, मैं ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास रखवाना चाहता हूँ। मजबूत हाथों वाले लोगों पर मुझे एतमाद नहीं। मेरे तलब करने पर भी वो अमानत नहीं लौटाएंगे, मुकर जाएंगे, इनकार कर देंगे कि मैंने तो इनके पास रखवाई ही नहीं। ओहो, अच्छा। आखिर वो ऐसी कितनी कीमती चीज़ है? अगर आप तैयार हो तो अब बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा चलिए, हम तैयार हैं, मैंने उलझन के आलम में कहा, क्योंकि अब ये जानने की बेचैनी शुरू हो गई थी कि आखिर वो चीज़ है क्या। सोच लें, ये काम बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, इसने गोया हमें खबरदार किया। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि इसकी हिफाजत के सिलसिले में आपकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ सकती हैं, इसने दबी आवाज में कहा। अरे बाप रे, आफ्ताब ने बौखला कर कहा। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अब बताइए, वैसे मैं आपको इस काम के लिए 5,000 रुपये मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। खैर जनाब, हमें सोचने दीजिए। हाँ हाँ, अच्छी तरह सोच लें, लेकिन मैं इस शहर में आप लोगों के अलावा किसी के पास ये नहीं रख सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप वो चीज़ हमारे पास क्यों रखवाना चाहते हैं, अपने पास क्यों नहीं रखते? इस चीज़ को कुछ लोग हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुझे डर है आज या कल या किसी भी रोज़ वो मेरे घर में घुस आएंगे और इस सूरत में हो सकता है मैं इस चीज़ की हिफाजत ना कर सकूं। अरे बाप रे, ये तो कोई बहुत खतरनाक मामला मालूम होता है। वो लोग हमारे घर में भी तो घुस सकते हैं। लेकिन ये तो इनके फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि मैं आप लोगों के पास इस अमानत को रखवाने आया हूँ। आने से पहले मैंने पूरी एहतियात की थी। हाँ, इन हालात में आप पुलिस की खिदमत क्यों हासिल नहीं करते? पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। नहीं, पुलिस कब तक मेरी या इस चीज़ की हिफाजत करेगी? तब फिर आसान तरीन और सीधा तरीन तरीका ये है कि आप इस चीज़ को किसी बैंक के लॉकर में रख दें। आपको नहीं मालूम, इसमें भी कुछ उलझने हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। बहरहाल आप सोच लें और बताएं। हम सोच में डूब गए लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके।
آخر میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو ہم ذرا اندر جا کے مشورہ کر لیں؟ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، آؤ بھائی، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اتفاق سے امی جان اندرونی دروازے سے لگی نظر نہیں آئی۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی، وہ باورچی خانے میں موجود تھیں۔ ہمیں دیکھ کر سوالیہ انداز میں سر ہلایا۔ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں امی جان کے، میں کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں کہو، کیا پوچھنے آئے ہو؟ جو پوچھو گے بتاؤں گی، انہوں نے فوراً کہا۔ پہلے تو یہ بتائیے، آپ دروازے پر کیوں موجود نہیں تھیں؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی موکل دفتر میں موجود ہے؟ وہ چونک کر بولی۔ جی ہاں، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ کیا وہ دبی آواز میں باتیں کر رہا ہے؟ جی جی ہاں، یہ بات تو ہے، اسی لیے میرے کانوں میں اس کی آواز نہیں آئی اور میں دروازے پر نہیں پہنچی۔ وہ بولیں، اب ذرا مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ آج میرا مطلب ہے، اس وقت آپ کی آنکھ تو نہیں پھڑک رہی؟ آنکھ؟ ٹھہرو میں غور کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دیوار پر نظریں جما دی، آخر بولی، نہیں چوکی، آج تو آنکھ بالکل نہیں پھڑک رہی، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم یہ کیس بڑی خوشی سے لے سکتے ہو، اس میں کوئی خوف اور خطرے والی بات نہیں۔ ہاں عجیب بات ہے، آج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اور موکل یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کافی خطرناک ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کہنے دو، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امی جان نے منہ بنایا۔ شکریہ امی جان، آؤ بھائی چلیں۔ ہم دفتر میں آئے۔ ارشد اپنی سیٹ پر سوچ میں گم بیٹھا تھا، موکل بھی جو کا تو بیٹھا نظر آیا۔ ہمیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں کے جسموں میں حرکت آئی۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے جناب، ہم یہ امانت رکھیں گے۔ تو پھر یہ لیجئے 5,000 روپے۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ چیز تو دیں، میں بولا۔ وہ بھی دیتا ہوں، پہلے آپ نوٹ گن لیں۔ بس گن لیے، ٹھیک ہی ہوں گے، میں بے چین ہو کر بولا۔ اب ایک رسید لکھ دیں کہ آپ میری امانت اپنے پاس رکھ رہے ہیں، جب میں مانگوں آپ مجھے دینے کے پابند ہوں گے۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، لیکن پہلے معلوم تو ہو وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایک ڈائری ہے، چمڑے کی سرخ جلد والی ڈائری، جو 300 صفحات کی ہے، لکھی رسید۔ پہلے آپ ڈائری دکھائیں۔ یہی تو مشکل ہے، ڈائری آپ کو نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس نے منہ بنایا۔ جی کیا مطلب؟ ہمیں دکھائی نہیں جا سکتی، تب پھر آپ وہ ہمارے پاس کس طرح رکھوائیں گے؟ میں بھونچ کر رہ گیا۔ ان چاروں کا بھی مارے حیرت کے برا حال تھا۔ پہلی بار ہم نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ اس کا رنگ سانولا تھا، قد لمبا، جسم مضبوط، ناک لمبی، تھوڑی پر ابھرا ہوا سیاہ تل، اور سر کے بال گھنے اور گھنگریالے تھے۔ آپ مجھے اس طرح حیران ہو کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ تو اور کس طرح دیکھیں؟ آپ ہمارے پاس اپنی ایک ڈائری امانت کے طور پر رکھوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں 5,000 روپے بھی معاوضہ دیں گے۔ آپ کو اس شہر میں ہمارے علاوہ کسی پر اعتماد بھی نہیں ہے، لیکن آپ وہ ڈائری ہمیں دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یوں ہوئی کہ میں نے ڈائری کو اچھی طرح کاغذ میں لپیٹ دیا ہے، اس طرح آپ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، بس لپٹی لپٹائی اپنے پاس رکھیں گے اور اسی طرح مجھے لوٹا دیں گے۔ اوہ ٹھیک ہے جناب، ہمیں افسوس ہے، واقعی آپ کی امانت کو دیکھنے کا بھلا ہمیں کیا حق؟ میں نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ لیکن جناب آپ یہ بھی تو سوچیے کہ اس طرح ہم کس حد تک الجھن کا شکار رہیں گے، ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ اس ڈائری میں ہے کیا؟ آفتاب بے چارگی کا عالم میں بولا۔ ہاں یہ تو خیر ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اچھا خیر، اب تو ہم آپ سے بات کر چکے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ نام بھی بتائیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں، نام تو بتانا پڑے گا۔ مجھے جمالی بھائی کہتے ہیں۔ شکریہ جمالی بھائی، میں نے کہا اور رسید رکھ دی۔ اس نے ایک پیکٹ کوٹ کی اندرونی جیب سے نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ موٹے کاغذ میں لپٹی ہوئی ڈائری کی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی کتاب نما چیز لپیٹی گئی ہے۔ اب میں چلوں گا، آپ لوگ پہلا کام یہ کریں کہ اسے گھر کے اندرونی حصے میں حفاظت سے رکھ دیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ فکر نہ کریں، اشفاق بولا، اور وہ دفتر سے باہر نکل گیا۔ ہم کچھ دیر تو سوچ میں ڈوبے رہے، پھر میں نے سر اٹھایا۔ ارشد دروازہ بند کر دو۔ جی کیا مطلب، دروازہ بند کر دوں؟ ابھی دفتر کا وقت ختم تو نہیں ہوا، پہلے اس ڈائری کو ٹھکانے لگا دیں پھر دروازہ کھولیں گے، میں بولا۔ اس نے اٹھ کر دفتر کا دروازہ بند کر دیا۔ آؤ بھائی اندر چلیں۔ ارشد کو وہیں چھوڑ کر ہم اندر آئے۔ امی جان ابھی تک باورچی خانے میں تھیں۔ کیوں، کیس لے لیا نا؟ جی ہاں، اور کیا کرتے؟ آپ کی آنکھ جو نہیں پھڑک رہی؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ میری آنکھ پھڑکنے پر تو جیسے تم کیس لینے سے انکار کر دیتے ہو نا، انہوں نے برا مان کر کہا۔
छोड़िए अम्मी जान, आप चीज़ों को हिफाजत से रखने का गुर जानती हैं, ठीक है ना? हाँ, ये तो खैर है, इन्होंने खुश होकर कहा। तो फिर मेहरबानी फरमाकर ये पैकेट रख लें, ये बहुत अहम है, हमारे पास बतौर अमानत रखवाया गया है और इसे हिफाजत से रखने का मुआवजा हमें 5,000 रुपये दिया गया है। अरे! क्या सच है? वो खुश होकर बोली। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कभी आपसे झूठ बोला है? इशफाक ने जल्दी से कहा। तो फिर लाओ 5,000 रुपये। जी क्या मतलब? जब पैकेट की मैं हिफाजत कर रखूंगी तो फिर 5,000 रुपये भी मुझे दो। लेकिन हम और आप अलग तो नहीं है अम्मी जान, हमारा सब कुछ आपका और आपका सब कुछ हमारा है। इखलाक बोला। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। अब तुम जाओ और इस पैकेट की हिफाजत मुझ पर छोड़ दो। तो क्या आप इसे हमारे सामने किसी जगह नहीं छुपाएंगी? नहीं, इस तरह मामला राज नहीं रहेगा। जाओ अपने दफ्तर, क्या खबर कोई और मौका आ जाए। जी बेहतर, हमने कहा और दफ्तर में चले आए। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। हेलो, क्या ये शोकी एंको का दफ्तर है? दूसरी तरफ से किसी ने कहा। जी हाँ, फरमाइए, शोकी बोल रहा हूँ। बहुत खूब, अभी अभी कोई साहब जमाली भाई नाम के आपके दफ्तर में आए थे? मैं धक से रह गया, मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। जमाली भाई ने बहुत यकीन से ये बात कही थी कि इसके यहाँ आने का किसी को कतन पता नहीं, लेकिन अब कोई शख्स मुझसे पूछ रहा था कि क्या जमाली भाई दफ्तर में आए थे। मेरी तरफ खामोशी पाकर इसने फिर कहा, हेलो मिस्टर शोकी, क्या सो गए आप? एक मिनट जनाब, ये कहकर मैंने माउथ पीस पर हाथ रख दिया और इनसे बोला, कोई शख्स मुझसे पूछ रहा है कि क्या जमाली भाई नाम का कोई शख्स हमारे दफ्तर में आया था। अब मैं क्या जवाब दूं? क्या? वो उछल पड़े, आंखें खौफ से फैल गईं। भाई जल्दी बताओ, मेरी अकल तो काम नहीं कर रही। खुदा जाने ये क्या चक्कर है, अब क्या करें? इशफाक ने घबरा कर कहा। भाईजान कह दें यहाँ कोई जमाली भाई नहीं है, आफताब ने जल्दी से कहा। लेकिन भाई ये तो झूठ होगा। तो फिर क्या आप इसे ये बताएंगे कि यहाँ आए थे? इखलाक तेज लहजे में बोला। तो फिर क्या मैं रिसीवर रख दूं? इस तरह तो वो खुद ब खुद हमारा जवाब समझ जाएंगे। आफताब ने कार में सर हिलाया। हाँ मक्खन, तुम ठीक कहते हो। खैर, ये कहकर मैंने हाथ हटा लिया और बोला, हेलो, आप कौन सा आप बोल रहे हैं जनाब? मैं कोई भी हूँ, मेरी बात का जवाब दो। देखिए जनाब, पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, यूं ही सही, मैं अन्नू शाह हूँ। आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला। सुनिए मिस्टर शोकी, मैं जानता हूँ आप मेरे सवाल का जवाब टालने की कोशिश में हैं, लेकिन मुझसे आप इतना सुन लें। जमाली भाई ने जो डायरी आपके पास रखवाई है वो कोई आम और मामूली डायरी नहीं है। इस डायरी को एक शख्स को कत्ल करके हासिल किया गया है। इसे अपने पास रखना एक बम को पास रखने के बराबर है। लेकिन लिहाजा इसे उठाकर सड़क पर फेंक दें, यही मेरी नसीहत है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो आज से 1 माह पहले नवंबर की 3 तारीख का अखबार देख लें, मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। इन अल्फाज के साथ ही फोन का रिसीवर रख दिया गया। मैंने मरे मरे हाथों से रिसीवर रख दिया और इनकी तरफ देखने लगा। उफ खुदा, ये सब क्या है? मैंने रिसीवर रख के कांपती आवाज में कहा। कहाँ क्या है? हमें तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आफताब ने हैरान होकर कहा। फोन अनुषा नामी एक आदमी ने किया था। इसका कहना है जमाली भाई ने जो डायरी हमारे पास रखवाई है वो कोई मामूली डायरी नहीं है। इस डायरी को एक शख्स को कत्ल करके हासिल किया गया है। क्या? वो चिल्ला उठे। हाँ, और इसका कहना यह भी है कि अगर इसकी बातों पर यकीन नहीं है तो 3 नवंबर के अखबारात का मुताला कर लो। और इसने मशवरा दिया है कि डायरी को उठाकर सड़क पर फेंक दें, क्योंकि इसे घर में रखना बहुत खतरनाक है, गोया बम घर में रखने के बराबर है। या अल्लाह रहम, ये तो हमने बहुत ही खतरनाक के साथ में ले लिया। हैरत है। इखलाक बड़बड़ाया। हैरत किस बात पर है? इस पर कि अम्मी जान की आंख क्यों नहीं फड़की? आओ पहले तो अब्बाजान के कमरे में 3 नवंबर के अखबारात पढ़ लें। सवाल यह है कि क्या हमने 3 नवंबर के अखबारात नहीं पढ़े होंगे? जरूर पढ़े थे। हो सकता है जिस खबर की तरफ ये शख्स हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है इस वक्त हम ना दे सके हों। खैर, देख लेते हैं। अब्बा जान के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि इनकी आवाज सुनाई दी। खैर तो है, ऊँट की तरह मुड़ उठाए कहाँ चले आ रहे हो? एक बहुत खतरनाक केस हाथ लगा है अब्बा जान, आफ्ताब ने घबराई हुई आवाज में कहा। इस बात पर तो तुम्हें खुशी महसूस कर रहे हो या घबराहट? इन्होंने फौरन पूछा। पहले तो खुशी महसूस की थी, अब घबराहट, आफ्ताब बोला।
तो क्या मुझसे मशवरा करने आए हो? जी हाँ, आपसे मशवरा भी ज़रूरी है और हमें 3 नवंबर के अखबारात भी देखने हैं। बहुत परेशान नज़र आ रहे हो, इत्मीनान से बैठ जाओ। पहले मुझे सारी बात बताओ। जी बेहतर, मैंने कहा। हम बैठ गए, मैंने इन्हें तफसील सुना दी। इनके चेहरे पर भी परेशानी का आसार नमूदार हो गए। ठहरो, सबसे पहले 3 नवंबर के अखबारात देख लें। इन्होंने अलमारी में से पुराने अखबारात का बंडल उठाया और फर्श पर ढेर कर दिया। हम सब फर्श पर बैठ गए। जल्द ही 3 नवंबर के अखबारात अलग कर लिए गए। अब सब इन पर नजरें दौड़ाने लगे। सुर्खियां पढ़ने लगे। एक खबर पर नजरें अटक गईं। न जाने 3 नवंबर को क्यों इस खबर की तरफ तवज्जो नहीं दे सके थे। शायद इसकी वजह ये थी कि खबर सरसरी अंदाज में और छोटी सी थी। मुल्क के एक गैर मारूफ साइंसदान की पुरस्कार मौत। नीचे तफसील दर्ज थी। शुबान 27 नवंबर। आज सुबह मुल्क के गैर मारूफ साइंसदान प्रोफेसर सबूरी की लाश इनकी तजर्बा गाह में पाई गई। इनके दिमाग में गोली मारी गई थी। खून तजर्बागाह के फर्श पर फैला हुआ पाया गया। नामालूम कातिल अपना कोई सुराग नहीं छोड़ गया। लाश प्रोफेसर सबूरी की बीवी ने दरियाफ्त की। जब वो इन्हें नाश्ता देने लग गई तो दोनों मियाँ बीवी के अलावा इस इमारत में कोई भी नहीं रहता था। प्रोफेसर सबूरी को साइंसदान होने का दावा था, लेकिन मुल्क में कभी भी इनकी इस हैसियत को तस्लीम नहीं किया गया था। इन्होंने अक्सर अखबारात में बयानात भी दिए कि एक दिन दुनिया मुझे एक बड़ा साइंसदान मान लेगी। ये होकर रहेगा, मेरी अजमत को ये दुनिया सलाम कहेगी। उनकी बेगम का कहना है कि इनके मकतूल शौहर अपने तजर्बात एक डायरी में कलम बंद करते थे। ये डायरी इनकी कत्ल के बाद कहीं भी नहीं पाई गई। पुलिस इस डायरी की तलाश में है। इस बात का इम्कान है कि इन्होंने कोई हैरत अंगेज चीज याद कर ली हो और इसका फार्मूला डायरी में लिख दिया हो और इसकी खबर किसी मफाद परस्त को हो गई हो। चुनांचे इसने इन्हें कत्ल करके डायरी उड़ा ली हो ताकि किसी दुश्मन मुल्क से इसका सौदा कर सके। इन हालात में डायरी बहुत अहमियत की हामिल होगी। यही वजह है कि पुलिस बड़ी सरगर्मी दिखा रही है। खबर पढ़कर सकते में आ गए। चंद सेकंड तक मौत का सन्नाटा तारी रहा। आखिर अब्बाजान बोले, ये तो वाकई बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ना जाने जमाली भाई को वो डायरी कहाँ से मिली। क्या खबर वही प्रोफेसर साहब का कातिल हो। मेरे राय तो इन हालात में यह है कि पुलिस को फोन कर दिया जाए और डायरी इनके हवाले कर दी जाए। लेकिन अब्बाजान, हमने डायरी बतौर अमानत हासिल की है। इसका बाकायदा मुआवजा हासिल किया है। इन हालात में भला हम किस तरह डायरी पुलिस के हवाले कर सकते हैं? हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि डायरी इस शख्स को फौरी तौर पर वापस कर दें और पुलिस को इत्तला दे दें। फिर पुलिस जाने और वो शख्स जाने। मैंने जल्दी जल्दी कहा। ये ठीक है, क्योंकि अगर डायरी हमने पुलिस के हवाले की तो हमारी साख बर्बाद हो जाएगी। कोई भी हमसे केस हल नहीं करवाएगा। इशफाक ने कहा। तो फिर ठीक है, बुला लो उसे और कर दो वापस डायरी और इसके पैसे। अब्बा जान बोले, जी बहुत बेहतर। हम एक साथ बोले, अरे मगर ओह, आफ्ताब ने बौखला कर कहा। क्या हुआ? अब्बाजान घबरा गए। इसने अपना पता तो लिखवाया ही नहीं था। क्या? अब्बाजान चिल्ला उठे। इसी वक्त अरशद दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर घबराहट का आसार थे। जो जला त तुम्हें क्या हो गया भाई? जो जल तू जलाल तू पढ़ रहे हो, मैं घबरा कर बोला। नहीं, जलाली नूर साहब आए हैं, अरशद ने मुश्किल से कहा। क्या? हम सब खौफजदा अंदाज में बोल पड़े और फिर दफ्तर की तरफ बढ़े। अब्बा जान, आप यहीं रहिएगा, इसके सामने ना आइएगा। अच्छा, इन्होंने कहा। हम दफ्तर में दाखिल हुए तो जलाली नूर का चेहरा गोया दहक रहा था। हम पर एक खूंखार नजर डालकर वो दौड़ा। वो डायरी कहाँ है? हम हैरान रह गए। सोच भी नहीं सकते थे कि डायरी के बारे में इसे भी मालूम हो जाएगा। कौन सी डायरी जनाब? मैं हकलाया। वही जो जमाली भाई नामी आदमी तुम्हारे पास अमानत रखवा कर गया है। आपको ये बात किसने बता दी? आफ्ताब बौखला कर बोला। काले चोर ने। इस चोर ने अपना नाम अनुषा बताया था। जलाली नूर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ओह, तो ये बात है। इसमें कोई शक नहीं जनाब कि एक शख्स जिसने अपना नाम जमाली भाई बताया था हमारे पास एक पैकेट बतौर अमानत रखवाया है। इसने ये भी कहा था कि इस पैकेट में एक डायरी है, लेकिन हमें पैकेट को खोलकर देखने की इजाजत नहीं दी थी। यही वजह है कि हमने इसे खोलकर नहीं देखा।
اس کے بعد ہمیں ایک فون موصول ہوا۔ فون کرنے والے نے اپنا نام انو شاہ بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پیکٹ ایک شخص کو قتل کر کے حاصل کیا گیا ہے، اسے پاس رکھنا بہت خطرناک ہے۔ یہ فون سن کر ہم نے مشورہ کیا کہ اس پیکٹ کو واپس کر دیا جائے۔ اب اسی فیصلے پر پہنچے ہی تھے کہ آپ کی آمد کی اطلاع ملی۔ میں نے جلدی جلدی بتایا، اور میں یہاں موجود ہوں۔ اب تم وہ پیکٹ میرے حوالے کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ کیوں نہیں سکتا؟ نہ ہو سکنے والی اس میں کون سی بات ہے؟ جلالی نور کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو چاہیے اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئیں، ہم آپ کے سامنے اس کی امانت اسے لوٹا دیں گے، اور اس وقت آپ کو اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تم لوگ احمق ہو جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ اس داری کے لیے پروفیسر صبوری کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ انتہائی سنگین اور معاملہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ ہو سکا کہ ڈائری میں ہے کیا۔ بہت بہتر، اگر آپ کا حکم یہی ہے تو ہم ڈائری آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے موکل کو ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے آپ اسے گرفتار کر لیں۔ مجھے سبق پڑھانے والے تم کون ہو؟ ڈائری نکالو، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ اسی وقت کوئی دفتر میں داخل ہوا۔ ہم نے چونک کر ادھر دیکھا تو وہ وکیل اکبر راٹھور تھے۔ انکل آپ؟ بھائی واہ، بڑے موقع پر آئے، ہمیں آپ کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چہک کر کہا، کیوں، یہ کیا کر سکیں گے؟ چلو اپنا کام کرو۔ بات کیا ہے؟ اکبر راٹھور پرسکون آواز میں بولے۔ میں نے جلدی جلدی ساری بات انہیں بتا دی۔ اب آپ ہی بتائیے انسپکٹر صاحب، ہم سے وہ امانت طلب کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ قتل کا ہے تو پھر تم لوگوں کو پیکٹ ان کے حوالے کر ہی دینا چاہیے۔ اخبارات میں جب یہ کہانی آئے گی تو تمہیں قصوروار نہیں سمجھا جائے گا۔ ظاہر ہے تم قاتلوں کے کیس تو نہیں لیتے پھرتے۔ جج جی ہاں یہ تو ہے۔ تو پھر پیکٹ انہیں دے دو، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اندرونی کمرے کی طرف چلا۔ اندر کہاں جا رہے ہو؟ ڈائری لینے، وہ ہم نے اندر ہی رکھی ہے۔ تم تم ضرور کوئی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جلالی نور بولا۔ شوقی کوئی چال نہ چلنا، پیکٹ انہیں دے دو۔ بالکل ٹھیک ہے انکل، میرا چال چلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ لے آؤ۔ اکبر راٹھور بولے۔ میں کس طرح یقین کر لوں؟ میں ضمانت دیتا ہوں شوقی کوئی چال نہیں چلے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اندرونی حصے میں داخل ہوا اور پھر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اشفاق، اخلاق، آفتاب اور ارشد گھبرا کر میرے پیچھے اندر آئے، اور وہ اپنی چیخیں کسی طرح نہ روک سکے۔ کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ اکبر راٹھور چیخ کر بولے۔ ضرور کوئی چال چلی جا رہی ہے، جلالی نور نے بلند آواز میں کہا۔ جی نہیں، ہمارے ابا جان اور امی جان بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سروں سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا یہ چال ہو سکتی ہے؟ او نہیں، اکبر راٹھور اور جلالی نور ایک ساتھ بولے، اور بیرونی دروازہ چوپٹ کھلا ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی حملہ آور آیا اور انہیں بے ہوش کر کے ڈائری اڑا لے گیا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں، جلالی نور نے کہا۔ ہم نے امی جان کو اٹھا کر اندرونی کمرے میں بستر پر لٹا دیا اور ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اشفاق ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ افسوس ان لوگ کی غفلت کی وجہ سے ڈائری ہاتھ آتے آتے نکل گئی۔ جلالی نور نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ اس میں غفلت کی کیا بات ہے؟ ہمیں کیا معلوم تھا اچانک یہ چکر شروع ہو جائے گا؟ ہم تو اسے سیدھی سادی امانت سمجھے تھے، آفتاب نے جل کر کہا۔ جلالی نور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔